हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 5th चैप्टर में से 3rd पार्ट के बारे में। इसकी 2 वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। इस 3rd पार्ट में आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने 3rd टॉपिक से, जो कि हम 2nd पार्ट में ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। दैट इज इंडियाज फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था, क्या उसकी सिचुएशन थी, क्या पोजीशन थी, कैसे वो ग्रो कर रहा था, ये हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं अपने 2nd पार्ट में। और हमने अपना फर्स्ट कंपोनेंट कवर कर लिया था, दैट इज वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड। हमने 2nd पार्ट में ये डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था, उसकी क्या वॉल्यूम थी। हमने ये डिस्कस किया था कि इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है वो इंप्रूव हो रहा था। क्यों? क्योंकि इसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही इंप्रूव हो रहे थे, दोनों ही क्वांटिटी वाइज इंक्रीज हो रहे थे। आज हमें क्या डिस्कस करना है? अपना 2nd कंपोनेंट, दैट इज कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह पता होना चाहिए कि कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड का मतलब होता क्या है। कॉम्पोजिशन का मतलब यहां पर है कि हम कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड मीन्स थिंग्स दैट वी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज हम फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं और कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज हम फॉरेन को एक्सपोर्ट करते हैं, अब उसके बारे में हमें ये डिस्कस करना है। फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड में हमने ये डिस्कस किया था कि कितनी क्वांटिटी में हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। अब हमें ये डिस्कस करना है वी कौन सी आइटम्स हैं, वो कौन सी थिंग्स हैं, गुड्स सर्विसेज हैं जिसको हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। यहां पर हमें कह रहे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर इज अ चेंज इन द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। बिफोर इंडिपेंडेंस हम क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे वो आपको ऑलरेडी पता है। हम एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल और इंपोर्ट करते थे ब्रिटिश से बने हुए फिनिश गुड्स। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस इसमें चेंज आ चुका है, उसको अब हमें डिटेल में डिस्कस करना है। फर्स्ट हमारे पास आता है डिक्लाइन इन द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ये आपको पता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो कि रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर करते थे, जो कि रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते थे, उनको एक्सपोर्ट कर लेते थे, फिर उनको यूज करके फिनिश गुड्स बनाकर हमें ही वो दोबारा रीसेल करते थे। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहा तो हमने जो एक्सपोर्ट था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का वो डिक्रीज कर दिया, क्योंकि हमें हमारी नीड्स भी सेटिस्फाई करनी थी, हमें हमारी इंडस्ट्रीज भी डेवलप करनी थी। यहां पर हमें कह रहे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर इज अ डिक्लाइन इन द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स या फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस, इंडियन नाउ यूजिंग देम एज अ रॉ मटेरियल फॉर देयर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। यहां पर हमें कह रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में कि वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हम पहले एक्सपोर्ट करते थे अब हम उनको एक्सपोर्ट नहीं करते, हम उनको यूज़ करते हैं अपनी डोमेस्टिक नीड्स सेटिस्फाई करने के लिए, हम उसको यूज़ करते हैं अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई करने के लिए। यानी इट मीन्स अब हम उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं अपनी नीड्स सेटिस्फाई करने के लिए। सेकेंड, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन लीड्स टू इंक्रीज इन द डोमेस्टिक कंजम्पशन। हमने क्यों एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को कम कर दिया? क्योंकि यहाँ पर हमारी बेसिक नीड सेटिस्फाई भी करनी थी, हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, जिसकी वजह से हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रही थी। इसीलिए डोमेस्टिक कंजम्पशन को फुलफिल करने के लिए हमने क्या किया, एक्सपोर्ट को कम कर दिया। कॉम्पोजिशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही डिस्क्राइब करना है कि अब हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते। ऐसे सेकेंड हमारे पास आता है डिक्लाइन इन द शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम्स। कन्वेंशनल आइटम्स मीन्स जूट, टी, फूड ग्रेन्स एंड मिनरल्स। ये वो सारी आइटम्स हैं जो कि कन्वेंशनल आइटम्स होती हैं और इनके एक्सपोर्ट को भी कम कर दिया गया था। क्यों? देयर इज अ डिक्लाइन इन द एक्सपोर्ट ऑफ कन्वेंशनल गुड्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ डोमेस्टिक कंजम्पशन। बेसिक नीड्स डोमेस्टिक कंजम्पशन को फुलफिल करने के लिए ये जो आइटम्स हैं इनका भी एक्सपोर्ट जो है वो कम कर दिया गया था, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, हमारी कंजम्पशन इंक्रीज हो रही थी, डिमांड इंक्रीज हो रही थी। इसके साथ साथ इंडस्ट्री जो डोमेस्टिक लेवल पर ऑपरेट करती है वो भी इंक्रीज हो रही थी। इसलिए उन सभी नीड्स को ध्यान में रखते हुए, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए
एक तरह से इनके एक्सपोर्ट को भी डिक्रीज कर दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रीज इन द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अब क्योंकि हम रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं कर रहे थे, इट मीन्स उतनी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे जितनी क्वांटिटी में हम ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस करते थे, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिला? हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। वो रॉ मटेरियल जो हम पहले एक्सपोर्ट कर देते थे ब्रिटेन गवर्नमेंट को या फिर दूसरी कंट्रीज को, अब वो रॉ मटेरियल हम पर्सनली अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सप्लाई करते हैं और वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज उसको यूज करके फिनिश गुड्स को मैन्युफैक्चर करती है और उन मैन्युफैक्चर गुड्स को इंडिया अब फॉरेन में एक्सपोर्ट करता है। इट मीन्स देयर इज इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। सो रॉ मटेरियल अब हम एक्सपोर्ट नहीं करते, रॉ मटेरियल को यूज करके हम फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं और फिनिश गुड्स को हम फॉरेन में एक्सपोर्ट करते हैं, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिलता है? इंडिया की जीडीपी को। सो यहाँ पर हमें कह रहे हैं देयर इज इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम इंडिया टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो हम अपने इंडिया में बनी हुई मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को, फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, यानी दूसरी सभी कंट्रीज में। दिस इंक्लूड्स जेम्स, प्रीशियस मेटल्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स एटसेट्रा। सो जिसमें ये मेजर आइटम्स जो हैं वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। ऑल दिस चेंजेस मेक इंडियन इकोनॉमी अ डेवलपिंग इकोनॉमी हैविंग ग्लोबल रीच एंड नॉट मोर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर ओनली। सो यहाँ पर हमें कह रहे हैं क्योंकि हमारी जो कॉम्पोजिशन है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर वो चेंज हो चुकी है, सो इसलिए इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा? हमारी इकोनॉमी के ऊपर। अब हमारी इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है, ये एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। ये इकोनॉमी एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड नहीं है, अब ये डिफरेंट सेक्टर्स में वर्क करना जानती है, इसकी ग्लोबल रीच है, इसकी ग्लोबल प्रेजेंस है। सो ऐसे ही नेक्स्ट और लास्ट कंपोनेंट हमारे पास आता है डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। सो जैसे हमने अपना फर्स्ट कंपोनेंट वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड में ये डिस्क्राइब किया था कि इंडिया कितनी क्वांटिटी में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। सेकंड में हमने डिफाइन किया था कि वो कौन सी कॉम्पोजिशन में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है, यानी कौन सी गुड्स और सर्विसेज को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। अब ऐसे ही हमें डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करना है। डायरेक्शन का मतलब यहाँ पर है कि कौन सी कंट्रीज के साथ वो डील करता है ग्लोबल लेवल पर, कहाँ से वो इंपोर्ट करता है और किनको वो एक्सपोर्ट करता है अपनी गुड्स एंड सर्विसेज। सो डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड मीन्स विद विच कंट्री वी आर डूइंग इंपोर्ट, कौन सी कंट्री से हम गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं और कौन सी कंट्री से, कौन सी कंट्री को हम गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं यानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दैट इज एक्सपोर्टिंग टू होम कंट्री एंड इंपोर्टिंग फ्रॉम विच कंट्री, कौन सी कंट्री को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहे हैं, और कौन सी कंट्री से हम गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहे हैं यानी इंपोर्ट कर रहे हैं। सो इसको डिटेल में डिस्कस करना होगा क्योंकि यहाँ पर आपको डाटा प्रेजेंट ही करना है। सो फॉलोइंग आर दी ऑब्जर्वेशंस, ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जिससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इंडिया कौन सी कंट्रीज के साथ ज़्यादा डील करता था। सो फर्स्ट हमें कह रहे हैं इंडिया इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग हैंड्स ऑन द इंटरनेशनल मार्केट एज the direction of India's foreign trade undergoes various changes over the period. So first of all आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग हैंड रखता है यानी उसकी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि वो अपनी पोजीशंस चेंज करता रहता है, उसकी जो डिमांड है वो चेंज होती रहती है। सो उसकी डिमांड्स और उसकी सप्लाईज इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकती हैं। अगर इंडिया एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई नहीं करेगा तो उसकी सप्लाई इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगी कि उसका इन्फ्लेशन हो जाएगा। ऐसे ही अगर इंडिया कोई फॉरेन प्रोडक्ट्स को डिमांड नहीं करता तो उनकी डिमांड इतनी कम हो जाएगी कि फॉरेन कंट्रीज़ को वो लो प्राइजेस पर सेल करना होगा। इट मीन्स इंडिया एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है रिगार्डिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। सो प्रेजेंटली वी आर ट्रेडिंग विद UAE, USA, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, हांगकांग, कोरिया, इंडोनेशिया, UK, जापान, बेल्जियम। इसमें आप चाइना का नेम भी ऐड कर सकते हो, हालांकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन आई थिंक अब उसको ऐड करना ही नहीं चाहिए। सो ऐसी कंट्रीज से डील करके कोई बेनिफिट नहीं। सो बेसिकली इसीलिए मैंने ये सारी इंडस्ट्रीज कह रहा हूँ, इसीलिए ये सारे आपको नेम्स यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं जिनसे हम प्रेजेंटली डील कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसमें चाइना भी इंक्लूडेड है।
चाइना एक इम्पोर्टेंट कंट्री है जिसे हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, सो इसलिए इसके डाटा को हमें यहाँ पर प्रेजेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें कह रहे हैं इंडियाज इंटरनेशनल पार्टनर्स आर चेंजिंग एज पर द रिक्वायरमेंट। सो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो अपने पार्टनर्स को चेंज करता रहता है। जैसे कि यूएसए इज वन ऑफ द लीडिंग इंटरनेशनल पार्टनर विद 15.9%। सो यूएसए से हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं, यानी हम यूएसए को कितना एक्सपोर्ट करते हैं 15.9%। यूएई को कितना एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कितनी गुड्स हम सेल करते हैं। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं सेलिंग। सो ये वो शेयर है जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यूएई के लिए 9.1% और चाइना को हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं 5.1%। दूसरी तरफ हम इंपोर्ट कितना करते हैं, चाइना से हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं विच इज़ वेरी बैड 13.7%, एंड इट विल गोइंग टू बी डिक्रीज नाउ। अब ये डिक्रीज होगा। यूएसए से हम कितना इंपोर्ट करते हैं 6.9%, सऊदी अरब से हम कितना इंपोर्ट करते हैं 5.6%, एंड स्विट्जरलैंड से हम कितना इंपोर्ट करते हैं 3.5%। सो ये हमारे पास थी डायरेक्शन कैसे और कितनी क्वांटिटी में हम कौन कौन सी कंट्रीज से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। सो इस वीडियो का नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारे पास है 1991 अ ईयर ऑफ डिवाइड। सो 1991 को अ ईयर ऑफ डिवाइड बेसिकली इसलिए कहा गया है क्योंकि 1990 तक हम इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। 1991 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज डिसाइड की गई थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, तभी हमारी इंटरनेशनल मार्केट में पोजीशन जो है वो इम्प्रूव हो पाई थी। सो इट मीन्स इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड वॉज ओनली एबल टू गेन इट्स प्रेजेंस आफ्टर 1990 because before 1990 we are using different trade strategies which does not prove so good। so यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि 1990 तक हमारी इंटरनेशनल पोजीशन थी ही नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि 1990 तक हम डिफरेंट ट्रेड स्ट्रेटेजीज फॉलो करते थे जो कि ज़्यादा अच्छी साबित नहीं हो पाई थी। ये हेल्प ही नहीं कर रही थी हमें इंटरनेशनल मार्केट में ग्रो करने के लिए। We are relying on import substitution which was a big failure। so basically हमारी स्ट्रेटेजी क्या थी? import substitution। import substitution का मतलब क्या है कि हमें वो गुड्स इंडिया में प्रोड्यूस करनी चाहिए जो हम फॉरेन से इंपोर्ट करते थे। ये अच्छी बात है कि अगर हम फॉरेन से इंपोर्ट करने की बजाय इंडिया में ही उसको मैन्युफैक्चर करने लग जाएं, इससे हमारी सेल्फ रिलायंस इंक्रीज होगी, सेल्फ डिपेंडेंस इंक्रीज होगी। लेकिन दूसरी तरफ ये स्ट्रेटेजी एक ऐसी स्ट्रेटेजी थी जो एक्सपोर्ट करने के लिए भी रिस्ट्रिक्शन कर रही थी हमें। इट मीन्स हम इंपोर्ट भी ना करें और एक्सपोर्ट भी ना करें, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या पड़ रहा था? हम फॉरेन मार्केट में इंक्रीज नहीं कर पा रहे थे। इन 1991 वी शिफ्टेड टू द स्ट्रेटेजी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन। सो 1991 में यानी 1990 के बाद एक न्यू स्ट्रेटेजी ऑप्ट की गई जिसमें क्या फोकस किया गया? एक्सपोर्ट प्रमोशन। यानी अगर आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हो तो वो करो, लेकिन एक्सपोर्ट को प्रमोट करो साथ में। आप अपनी गुड्स फॉरेन मार्केट में सप्लाई करो ताकि इंडिया में फॉरेन रिजर्व्स क्रिएट किए जा सकें और इंटरनेशनली हम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकें। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने इंटरनेशनल ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस के बारे में डिस्कस किया। और इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस बेसिकली 1990 के बाद इंडिया का फॉरेन ट्रेड इंप्रूव हुआ, ये ग्रो कर रहा है और इंटरनेशनल प्रेजेंस हम फील कर सकते हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि कुछ बेनिफिट उनको भी हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरे को भी हो जाए। प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए।